इस विस्कोसिटी के बेस पर हमने फ्लूइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया है बेटे। एक को हम लोग बोलते हैं विस्कस फ्लूइड्स विच कैन नॉट फ्लो इजिली, गाढ़े विस्कस, और एक बेटे नॉन विस्कस फ्लूइड्स, नॉन विस्कस फ्लूइड्स विच कैन फ्लो इजिली। बेटे जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं उनकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों जो नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं उनकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होती है और नॉन विस्कस फ्लूइड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती है। विस्कस फ्लूइड्स कैन नॉट फ्लो इजिली लाइक हनी, हनी, coal tar, and non-viscous fluids can flow easily like gases or water, ठीक है, दे कैन फ्लो इजिली। हमारी बुक में बेटे एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट लिक्विड की और गैसेस की विस्कोसिटी दी हुई है, तो बेटे उसमें जरा आप एक दफा पढ़ लीजिएगा उसको, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी और सबसे कम विस्कोसिटी किसकी, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद विस्कोसिटी की तो आपको विस्कस और नॉन विस्कस के अंदर तो आपको डिस्टिंग्विश करना आ गया। साथ ही साथ बेटे आपने ये भी याद रखना है कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर मैं लिक्विड का कंपैरिजन करूंगा गैसेस के साथ तो गैसेस कैन फ्लो मोर इजीली, तो गैसेस जो है उनकी विस्कोसिटी कम होती है, गैसेस की जो लेयर्स हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है एंड दे कैन फ्लो मोर इजीली एज कंपेयर टू लिक्विड्स, ओके। अब बेटे यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोगों ने विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस की दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, एक फ्लूइड तो भी गैस, जी बेटे, गैसेस भी फ्लूइड। हाँ जी बेटे गैसेस भी फ्लूइड है, मैंने स्टार्ट में ये बताया। एनीथिंग विच कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। हमारी बट बुक में गैसेस टेबल बना फ्लो है तो नहीं करती। बेटे, हमारी बुक में एक टेबल बना है, आप उस टेबल को देखें, उसमें आपको गैसेस की विस्कोसिटी भी दी हुई है, एयर की, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन फिजिक्स में वो है फ्लूइड गैस, एनीथिंग विच कैन फ्लो इजीली। हम फ्लो, समझते हैं सिर्फ, हाँ जी हाँ जी पूछे बेटे। गैसेस फ्लो तो नहीं करेंगे ना। बेटे एनीथिंग विच कैन फ्लो, यहाँ पर आप फ्लो का मतलब बहने वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे फ्लो का मतलब है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रेवल कर सके, ठीक है। हाँ जी ओके बेटे जो, हाँ जी बोलें। थैंक यू सर। बेटे अगर आप देखें ना तो डिपेंडेंस हमारे पास विस्कोसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। बेटे लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स में, लिक्विड में जिस तरह आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बेटे लिक्विड में टेम्परेचर के बढ़ाने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स में वो कम होती रहेगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से उसका फ्लो आसान होता रहेगा और विस्कोसिटी कम होगी लिक्विड्स के अंदर। लेकिन बेटे गैसेस में ऐसा नहीं होता। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बढ़ेगी और वो आपस में उनकी मोशन विगरस हो जाएगी, और उसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ने का बेटे मतलब पता है क्या है? जब टेम्परेचर कम था तो लेयर्स आपस में एक दूसरे से कम स्लाइड कर रही हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो गैस, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा इनकी कोलिजन ज्यादा होगी टेम्परेचर की वजह से उतनी इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड में टेम्परेचर विस्कोसिटी के इनवर्स है, और गैसेस के अंदर टेम्परेचर विस्कोसिटी के डायरेक्ट है, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ, ठीक है बेटे। विस्कोसिटी को मेजर करते हैं सिंबल ईटा से। दिस ईटा इज कॉल्ड व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस ईटा का यूनिट हमें तभी पता लगेगा अगर हमें ये पता होगा व्हाट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स के फॉर्मूले से हम ईटा का यूनिट निकालेंगे।
बेटे ड्रैग फोर्स होती है एफ डी। एफ डी स्टूडेंट देखें, जब कोई भी, लेट सपोज वाटर है, वाटर एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में से एक ऑब्जेक्ट गुजर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे को जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट का वेट चाहेगा नीचे को जाना, लेकिन फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट को एक ऑपोजिट रिटार्डिंग फोर्स देगा, डेट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। डेट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या है? एन ऑपोजिट रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन पासिंग थ्रू अ फ्लूइड। किसी भी लिक्विड या गैसेस में से गुजरते हुए एक ऑब्जेक्ट जो रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डेट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और बेटे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। ये फॉर्मूला बेटे आपने याद रखना है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है। लो स्पीड अगर ऑब्जेक्ट्स हो, लो स्पीड मतलब स्पीड कम हो। बेटे आपने एक चीज नोटिस की होगी, कभी नोटिस कीजिएगा, अगर स्पीड कम होगी तो आप एयर की ड्रैग फोर्स का कम सामना करेंगे। अक्सर आप जो है ना वो गाड़ी में बैठे होते हैं, अगर लेट सपोज गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, आपने विंडो खोल के हाथ बाहर निकाला, तो एयर आपके हाथ को पीछे को रेजिस्ट कर रही होगी। अब आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फिर अब आप अगर हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको लगेगा एयर आपको ज्यादा रेजिस्ट कर रही है। सो मोर स्पीड विल मींस मोर ड्रैग फोर्स। तो जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी किसी भी मीडियम में, उतनी उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ लेकिन स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स पे। बेटे लो स्पीड ऑब्जेक्ट का मतलब है गाड़ी एक लो स्पीड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्रैग फोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज पे भी डिपेंड करेगा। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? और ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा ईटा पे। बेटे ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आर और वी ऑब्जेक्ट का स्पीड और ऑब्जेक्ट का रेडियस है, लेकिन ये ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट की स्पीड रेडियस को डबल कर दिया है और इसकी स्पीड को पहले से 4 टाइम बढ़ा दिया है, तो बताएं उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स पहले से कितनी होगी? बताएं शाबाश। अगर मैंने एट ऑब्जेक्ट की, हाँ जी, एट रेडियस को टाइम्स डबल कर दूं और वी को 4 टाइम कर दूं, तो बेटे अब आपने इसमें 6 पाई को नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है कि आर को सर ने डबल किया और वी को 4 किया, और 2 इंटू 4 क्या होगा? 8। तो ड्रैग फोर्स पहले से 8 टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स। ठीक है सर। जी जी। सर काइंडली ये बताते हैं, अभी आपने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गैसेस का इंक्रीज करता है। सर हम हाँ जब जी टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, गैस के मॉलिक्यूल अवे जाते हैं तो उनमें कैसे बढ़ जाती है विस्कोसिटी? बेटे, नहीं अवे नहीं जाते, उनमें कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। पहले उनमें कोलिजन्स कम है, जब उनमें कोलिजन्स बढ़ेंगी तो कोलिजन ज्यादा होने का मतलब है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, जितनी आपस में ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में और फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगी। समझ आ रही है बेटे मेरी बात की? ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वो अवे जाएंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ बेटे। ये जरूर लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कोलिजन्स आपस में ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है हाँ जी बेटे, इसके बाद हमारे पास है, अगर आप यहीं से इस ड्रैग फोर्स का यूनिट देखें, तो इस ड्रैग फोर्स कह रहा हूँ ईटा का यूनिट। यहां से अगर आप ईटा का यूनिट निकालें तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, ड्रैग फोर्स ओवर 6 पाई आर वी। तो ड्रैग फोर्स का यूनिट न्यूटन, 6 पाई का यूनिट कोई नहीं है, रेडियस का यूनिट मीटर और वी का मीटर पर सेकेंड। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्केयर, ऊपर जाके पर मीटर स्केयर हो जाएगा और जी सेकंड हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्केयर होता है पास्कल, तो इसको आप पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकंड। ठीक है, और बेटे इसका ना एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट।
वैसे ही बता रहा हूँ आपको, वो होता है पॉइस, POISC। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। ये इसका CGS यूनिट है। CGS मीन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। अगर आप इसको सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में करें तो जो आंसर आएगा वो पॉइस में आएगा। ठीक है। अब बेटे ये तो था इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू। जो जहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं मैं उस टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बेटे क्या होती है? व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है आप। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फॉलिंग थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम में से गुजरते हुए एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। स्नो फॉलिंग एक टर्मिनल स्पीड से होती है, बारिश टर्मिनल स्पीड से आप तक आती है। देखें बच्चों मेरी बात सुन, एक रेन ड्रॉपलेट बादल से निकला और उसने नीचे आना है किस में से गुजर के? एयर में से गुजर के। उसने नीचे आना है किस में से गुजर के? एयर में से गुजर के। जब एक रेन ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे आएगा एयर में से गुजर के, तो मेरी बात सुनिएगा, रेन ड्रॉपलेट का जो वेट है वो चाहेगा नीचे की तरफ आना, लेकिन वो गुजर के किस में से आ रहा है? एयर में से, एटमॉस्फेयर में से। और एटमॉस्फेयर की वजह से उसको ड्रैग फोर्स मिलेगी वेट के ऑपोजिट। ठीक है। जिस तरह रेन ड्रॉपलेट स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्ट में वेट ज्यादा होगा और ड्रैग फोर्स कम होगी। वेट ज्यादा होगा और ड्रैग फोर्स कम होगी। अब जिस तरह रेन ड्रॉपलेट बेटे नीचे आता रहेगा ना, रेन ड्रॉपलेट की स्पीड बढ़ती रहेगी। ऐसी है ना, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो बेटे एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बेटे जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर होंगी ना, लेकिन वेट तो उतने रहेगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। अभी आपको बताया ड्रैग फोर्स स्पीड पर डिपेंड करती है। तो बेटे जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी ना, जरा सुनिएगा, जब ऑब्जेक्ट का रेन ड्रॉपलेट का वेट और ड्रैग फोर्स बराबर होंगी तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। अब बेटे एक्सेलरेशन जीरो दो वक्त में होती है, या तो बॉडी रेस्ट पर हो या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। तो बेटे यहाँ पर बॉडी रेस्ट में नहीं है, बल्कि बॉडी का इनर्शिया उसको नीचे लेके आ रहा है। तो बेटे ये रेन ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे तो आएगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के साथ आएगा। कभी आप नोटिस कीजिएगा जितने भी बारिश के कतरे होते हैं वो एक ही स्पीड से नीचे आ रहे होते हैं। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पासिंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बेटे मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताएं, सपोज दैट अगर अल्लाह ताला हमें एटमॉस्फेयर ना देते, हमारी हमारी जमीन के गिर्द एक 30 किलोमीटर मोटी तय एयर की, अगर वो एयर ना होती तो जब ये बारिश का ड्रॉपलेट आपको आके लगता तो बेटे आपको लग पते जाते, क्योंकि एयर, Yes, हाँ जी, क्योंकि एयर उसको ड्रैग फोर्स दे रही है। और अगर ड्रैग फोर्स दे रही है तभी वे ड्रैग फोर्स के इक्वल होकर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो रही है। अगर एयर ना होती वो नीचे आते अपनी स्पीड बढ़ाता रहता, क्योंकि ड्रैग फोर्स उसको मिल ही नहीं थी। अगर एयर ना होती तो वो नीचे आते हुए अपनी स्पीड बढ़ाता रहता। जब वो आपको आके लगता तो आपको मतलब प्रॉपर पेन होनी थी और जमीन में कई मिलीमीटर होल हो जाता। तो ये एटमॉस्फेयर है जो हमें कई चीजों से बचाती है। इस तरह स्नो फॉलिंग है, ये तमाम चीजें टर्मिनल स्पीड से नीचे आती हैं। ठीक है। तो बेटे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो वेट किसके इक्वल है? mg। और ड्रैग फोर्स किसके इक्वल है? 6 पाई ईटा आर वी टी। जब टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेगा यहाँ पे वी टी आ जाएगा। बेटे जब मैं यहाँ से वी टी को लगा करूंगा तो वी टी किसके इक्वल आएगा? mg/6 पाई ईटा आर। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन बी टी इज प्रोपोर्शनल टू m/r। अगर जी ईटा कांस्टेंट हो तो टर्मिनल स्पीड m/r के डायरेक्ट है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की मास ओवर रेडियस की रेशियो ज्यादा होगी उसकी टर्मिनल स्पीड भी ज्यादा होगी। उसकी टर्मिनल स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है। जिसकी मास ओवर आर की रेशियो ज्यादा होगी उसकी टर्मिनल स्पीड की रेशियो भी ज्यादा होगी। और वो पहले आ जाएगा। मतलब मैं देखिए मैंने एक हाइट से दो ऑब्जेक्ट को फेंका है,
तो जिसकी m ओवर r की रेशियो ज्यादा होगी उसकी टर्मिनल स्पीड ज्यादा होगी। आप ये कह सकते हैं दो कांस्टेंट मास की चीजों में टर्मिनल स्पीड r के इनवर्स होगी। अगर मास कांस्टेंट है तो टर्मिनल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ओके बेटे, हमारी बुक ने फिर इस मास की जगह ना, इस मास की जगह यहाँ पे मास लिखा हुआ है, हमारी बुक ने लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह हमारी बुक ने लिखा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारी बुक ने जरा बेटे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? यस सर। यस सर, आ ठीक है। रही। हाँ जी, तो बेटे मैंने वॉल्यूम की जगह लिखा 4/3 पाई आर, और जब मैंने ये मास की वैल्यू यहाँ पुट की तो मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करूंगा। हमारे पास जो टर्मिनल स्पीड का एक और फॉर्मूला आया वो आया Vt इक्वल टू 2g r स्क्वायर रो ओवर 9 ईटा। ये हमारी बुक में प्रूव है। आपने सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े सवाल आते हैं। मैं आपको इसकी हर एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। इसकी पहली एप्लीकेशन है टर्मिनल स्पीड आर स्क्वायर के डायरेक्ट है। टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इधर आप कह के हैं टर्मिनल स्पीड आर के इनवर्स है। बेटे टर्मिनल स्पीड आर के इनवर्स कब है? जब मास कांस्टेंट है। इसमें कहीं मास नहीं आ रहा इस इक्वेशन में, तो टर्मिनल स्पीड आर स्क्वायर के डायरेक्ट है अगर अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब ऑब्जेक्ट सेम हो, अगर ऑब्जेक्ट और मीडियम सेम हो, अगर ऑब्जेक्ट और मीडियम सेम हो तो टर्मिनल स्पीड आर स्क्वायर के डायरेक्ट है। मतलब आप मुझे बताएं जरा, देखें, मैं आपसे कहता हूं एक रेन ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस आर है, और एक रेन ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस 2r है। एक का रेडियस क्या है? 2r, और एक का क्या है? r। और दोनों एयर में आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं, तो एयर से आ रहे हैं तो ईटा सेम हो गया, मीडियम सेम है। दोनों वाटर ड्रॉपलेट हैं तो डेंसिटी भी सेम है दोनों की। अब टर्मिनल स्पीड आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो बेटे टर्मिनल स्पीड की रेशियो बताएं कैसे लिखी जाएगी? Vt1 ओवर Vt2। एक का रेडियस आर स्क्वायर और दूसरे का क्या है? 2r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो बेटे बताएं यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनल स्पीड की 1/4 आ जाएगा। शाबाश, 1/4। तो बच्चों अक्सर इस तरह के सवाल आएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि टर्मिनल स्पीड्स की वो आपको बताएगा जी, एमसीक्यू में आपसे कहेगा कि रेडियस की रेशियो जो है ना वो 2:3 है। तो अगर रेडियस की रेशियो 2:3 है तो टर्मिनल स्पीड्स क्या होती हैं? Vt1 ओवर Vt2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर। तो बेटे 2/3 का स्क्वायर क्या होगा? 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। हमारी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर करते हैं, व्हाई फोक ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। तो बेटे जितना फोक ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि फोक ड्रॉपलेट बहुत छोटा होता है, उसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए उसकी टर्मिनल स्पीड कम होती है। इतनी कम होती है कि एक धुंध आपकी आंखों के सामने रहती है लेकिन वो नीचे आ रही होती है, लेकिन वो इतना आराम आराम से नीचे आती है कि वो 1 घंटे बाद कुछ सेंटीमीटर नीचे आती है। तो जिसका आर कम होगा उसकी टर्मिनल स्पीड कम होगी, जिसका आर ज्यादा होगा उसकी टर्मिनल स्पीड ज्यादा होगी। अब बेटे मैं आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताएं जी। बेटे मेरे पास एक तरफ है स्टील, एक तरफ बेटे मेरे पास वाटर ड्रॉपलेट है, और एक तरफ मेरे पास उसी साइज का स्टील की एक बॉल है। या फिर मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस सपोज ये मेरे पास है ड्रॉपलेट लेड का, एक लेड की बॉल है और एक स्टील की बॉल है। अब इनमें से दोनों के साइज सेम है। अगर मैंने बोला दोनों के साइज सेम है तो आर सेम हो गया दोनों का, और दोनों एक ही मीडियम में से नीचे आ रहे हैं, एक ही मीडियम में से नीचे आ रहे हैं। जब दोनों एक ही मीडियम में से नीचे आएंगे तो ईटा भी सेम हो गया, क्योंकि ईटा कोएफिशिएंट ऑफ मीडियम है। लेकिन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है।
अब टर्मिनल स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो बेटे डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? स्टील की डेंसिटी लेड से ज्यादा है। तो बेटे जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसमें टर्मिनल स्पीड ज्यादा होगी। तो टर्मिनल स्पीड स्टील की ज्यादा होगी, स्टील बॉल की, एज कंपेयर टू लेड बॉल। ठीक है, तो अगर आर सेम हो और ईटा सेम हो तो फिर आप देखेंगे किसकी डेंसिटी ज्यादा और किसकी डेंसिटी कम है। और बेटे आखिरी बात अगर आप देखें तो टर्मिनल स्पीड ईटा के इनवर्स है। ईटा के इनवर्स मैं आपसे पूछने वाला हूं एक सवाल, देखते हैं कौन बताएगा। इसमें ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ मीडियम है, मीडियम। बेटे मेरे पास एक लोहे की बॉल है, उसको मैंने फेंका, वो एयर से नीचे आई। कहां से होके नीचे आई? एयर से। एक दफा मैंने एक बॉल को फेंका और वो वाटर से होके नीचे आई। एक दफा वो एयर में से गुजर के आई, एक दफा किस में से गुजर के आई? वाटर में से गुजर के आई। तो बेटे मुझे बताएं, वाटर लिक्विड है और लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वाटर से जब स्टील बॉल गुजरेगी तो उसकी टर्मिनल स्पीड कम होगी। जब वो एयर से गुजरेगी तो एयर की विस्कोसिटी कम है, तो टर्मिनल स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इस रिलेशन का हर पॉसिबल क्वेश्चन करवाया कि वीटी आर स्केयर पे डिपेंड करता है, वीटी डेंसिटी पे डिपेंड करता है और वीटी ईटा के ऊपर डिपेंड करता है। बेटे मैं ना आपको एक क्वेश्चन, बेटे लास्ट बात मैंने ये बताई है कि टर्मिनल वेलोसिटी मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। देखें, अगर मीडियम ज्यादा विस्कस होगा, मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल स्पीड कम होगी। आप मुझे बताएं ना, एक लोहे की बॉल ने पानी में से गुजरना है और एक लोहे की बॉल ने हनी में से गुजरना है। जब लोहे की बॉल को आप हनी में गिराएंगे तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो हनी में उसकी गुजरने की स्पीड कम होगी। तो टर्मिनल स्पीड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के इनवर्स है। इसमें ये ईटा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ओके बेटे, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये ना जीआईके में अक्सर आता है, नस्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप स्टार्ट में इसको करेंगे तो आपसे होगा नहीं। मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक रेन ड्रॉपलेट जो है ना, एक रेन ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह के 8 रेन ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते। अगर 8 रेन ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाएं इस तरह के, तो उनकी टर्मिनल स्पीड क्या होगी? हाँ जी बताएं। ऑप्शन है आपके पास 90 मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, डेल्टा नन ऑफ दी। हाँ जी, अब इसको कैसे करना है जरा देखें, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। बेटे टर्मिनल स्पीड VT1 ओवर VT2 किसके इक्वल होता है? R1 ओवर R2 स्क्वायर, R1 ओवर R2 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटे, जब उसने बोला ना, ये देखिए, जब उसने बोला कि 8 रेन ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हुए हैं, तो बेटे वॉल्यूम पहले से 8 टाइम बढ़ जाएगा। एक रेन ड्रॉपलेट के बजाय जब 8 रेन ड्रॉपलेट इकट्ठे होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब अभी हमने पढ़ा डेंसिटी मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और बेटे जो इसमें वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये किसके इक्वल है? 4/3 पाई आर क्यूब के। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम आर क्यूब के डायरेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। अब जब 8 ड्रॉपलेट इकट्ठे हुए तो नया वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम के क्या था? 8 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा V1 ओवर 8V1। V2 की जगह मैंने 8V1 क्यों लिखा? क्योंकि जब 8 ड्रॉपलेट इकट्ठे हुए तो नया वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का क्या हुआ? 8 टाइम बढ़ गया। यहाँ पर R1 ओवर R2 लिखते हैं और ये क्यूब जो है वो इधर आके 1/3 हो जाएगा, 1/3। V1 से कैंसिल और 1/8 क्या होता है? 1/2 का क्यूब। तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। आई थिंक इतना मैथ्स आपको आता होगा। 1/8 1/2 का क्यूब है, क्यूब क्यूब से कैंसिल तो 1/2 आ यस सर, जाएगा। आ गई थी। हाँ जी, तो बेटे रेडियस की रेशियो क्या आ गई? 1/2। अब उस रेडियस की रेशियो को यहाँ पुट कर दें, VT1 ओवर VT2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर बताएं क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा VT1 की वैल्यू कितनी थी? 1/4। हाँ जी, यहाँ पे 15 आ जाएगा
इधर वी टी प्राइम आ जाएगा और इधर 1/4 आ जाएगा, ये 4 इधर आ गया, वी टी प्राइम इधर आ गया। तो बताएं जरा वी टी प्राइम किसके इक्वल आया? 60 मीटर पर सेकेंड। ये था जेन्युइन मेथड इसको सॉल्व करने का। पहले आप जब जितने मर्जी ड्रॉपलेट इकट्ठा करें, 15, 20, 30, आप पहले वॉल्यूम से रेडियस की रेशियो निकालें और फिर रेडियस की रेशियो पुट करके टर्मिनल स्पीड फाइंड करें। ये इसका लंबा तरीका है। इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ, इतना लंबा तरीका करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपको आ जाए तो इसका शॉर्टकट मेथड है टर्मिनल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू n 2/3 टर्मिनल स्पीड। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब मुझे बताएं इसमें ये n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अगर नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 8 हैं, 8, तो n की जगह 8 लिख दिया, 2/3, और ओरिजिनल टर्मिनल स्पीड कितनी है? 15। तो 8 2 का क्यूब होता है ना, 8 2 का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 15। तो ये 3 से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60 आ जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट आंसर में आ जाए। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है फॉर n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है बेटे। इसके बाद ना हमारे पास टॉपिक है लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो आई थिंक ये आपको पता है, लैमिनर फ्लो स्मूथ फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो इरेगुलर फ्लो है। लैमिनर फ्लो में स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टर्बुलेंट में क्रॉस करती हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता आपको ये मैं जरूर बताऊंगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। फिजिक्स में हम आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं बेटे? आइडियल फ्लूइड वो होता है, आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइडियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी है इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल, मींस उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है उसको बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। इट शुड हैव नॉन इट शुड बी नॉन विस्कस। हमारी बुक ने लिखा है नॉन विस्कस। उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो, इजीली फ्लो कर सकता हो, इट कैन फ्लो इजीली। इसकी विस्कोसिटी तकरीबन 0, नॉन विस्कस हो। और लास्ट है इट शुड हैव स्टेडी फ्लो, और इसका फ्लो क्या हो? स्टेडी हो, स्टेडी फ्लो। इस आइडियल फ्लूइड की बेस पे हमारी बुक ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन को प्रूव किया है। बेटे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी है। आगे जितनी भी बातें मैं आपसे करूंगा सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें क्या बताती है बेटे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको ये बताती है, जरा सुनिएगा। ये देखिए मेरे पास एक पाइप है, ये पाइप है। अगर आप देखें तो बेटे पाइप का एक एंड क्या है? वाइडर एंड, और एक एंड क्या है? नैरो एंड। जितना मैस कंसंट्रेशन इधर होगी ना पर यूनिट टाइम में, उतनी मैस कंसंट्रेशन इधर होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला नैरो एंड है, और नैरो एंड पे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम में ज्यादा होगा, और ये वाइडर एंड है, वाइडर एंड में डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम कम होगा। लेकिन जितना मैस यहाँ पे कवर्ड है उतना ही मैस इधर कवर्ड है। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। पर यूनिट टाइम में जितना मैस इधर है उतना मैस इधर है। इधर आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि पाइप नैरो है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें कहती है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला क्या है? आपने फॉर्मूला जरा सीखें। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। जिस तरह आप बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसमें V स्पीड है, A एरिया है। ये फॉर्मूला आपको ये शो करता है कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये फॉर्मूला आपको ये शो करता है कि एरिया स्पीड के इनवर्स है, जिस तरह प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है। ये फॉर्मूला ये शो करेगा कि जहां पर पाइप का एरिया ज्यादा होगा वहां पर फ्लूइड की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बेटे अक्सर ना आप पौधों को पानी दे रहे होते हैं पाइप से, जैसे ही आप पाइप के दरमियान हाथ रखते हैं ना तो आप एरिया कम कर देते हैं गुजरने का। जब आप एरिया कम करते हैं आप नोटिस कीजिएगा स्पीड बढ़ जाती है फ्लूइड की। अगर एक मोटे पाइप के आगे आप एक छोटी नोजल लगा दें तो छोटी नोजल लगाने से एरिया कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, रियल में भी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मैं आपको इसकी और एग्जांपल देता हूं।
अक्सर आपके घरों में डिस्पेंसर है, उसके अंदर उसके ऊपर आप बड़ी बोतल लगाते हैं, उस बड़ी बोतल में से जैसे आप पानी को गिलास में भरते हैं एक बुलबुला बन के ऊपर को जाता है। कभी नोटिस कीजिएगा वो बुलबुला ऊपर जाते हुए बड़ा हो रहा होता है। आप बोलेंगे सर बड़ा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम हो रही होती है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, तो ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम हो रही होती है और उसका एरिया बढ़ रहा होता है, वो बुलबुला बड़ा हो रहा होता है। हमारी बुक में एग्जाम्पल है कि जिस तरह रेन ड्रॉपलेट नीचे आता रहता है ना, वो छोटा होता रहता है। एक नल में से पानी का कतरा निकला है, वो पानी का कतरा नीचे आते हुए छोटा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ेगी, फ्री फॉल है ना, तो उसका एरिया क्या होगा? कम। तो ये सारी एग्जाम्पल इस रिलेशन से रेलिवेंट है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इस सब की समरी ये है कि वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इज हाई, स्पीड ऑफ फ्लूइड इज लो, एंड वेयर एरिया इज लो, स्पीड इज हाई। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये टर्म समझ आई होगी। और बेटे मैं इस एक्सप्रेशन को यूं भी लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ A2/A1 एरिया की रेशियो स्पीड की रेशियो के इनवर्स है। इसकी पहला फॉर्मूला ये है बेटे। लाजमी नहीं है कि वो आपको पाइप का एरिया बताए, समटाइम वो आपको पाइप का रेडियस बताएगा। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर, V1/V2। रेडियस की रेशियो में आप इसको यूं लिखेंगे। आप बोलेंगे सर अभी आप बोल के हटें टर्मिनल स्पीड R स्क्वायर के डायरेक्ट है। बेटे ये टर्मिनल स्पीड नहीं है, ये पानी की स्पीड है पाइप में से गुजरने की। टर्मिनल स्पीड अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसमें ये V स्पीड ऑफ फ्लूइड है और ये R रेडियस ऑफ पाइप है। इसी तरह बेटे रेडियस डायमीटर बाय 2 है, तो इस फॉर्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है, V1/V2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट अभी मैं आपसे इनके क्वेश्चंस भी पूछता हूं। अभी मैं आपसे इनसे पहले मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दें। बेटे मैंने एक चीज नोटिस की है, जब से यूटी ने डेट लेट किया ना, आप में से कई बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते। लेकिन बेटे जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ना, मैं आपको आज भी एक बात समझा रहा हूँ कि एंटी टेस्ट तो होना ही होना है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में बगैर एंटी टेस्ट के नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो बच्चे जो रेगुलरली लेक्चर सुनते हैं, मैं इस चीज को गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको फिजिक्स में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें वो बच्चा जो लेक्चर नहीं ले रहा उसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये बातें कैसे हों, सर ठीक है। यूईटी ने अनाउंसमेंट नहीं किया अभी तक। बेटे अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इंटरनल खबरें यही हैं कि डेट डिले करेंगे, क्योंकि जब एनसीओसी ने कह दिया हुआ है कि 15 जून तक पाकिस्तान में कोई टेस्ट नहीं होगा, तो इट इज ऑब्वियस कि यूटी भी पाकिस्तान में है, सर ठीक तो है। इनको चाहिए ना कि नोटिफाई करें। बच्चे अभी तक जो वो मतलब मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स रोजाना शेयर कर देते हैं। बेटे मैं पता आपको एक इसकी रीजन बताता हूँ। इसकी रीजन पता क्या है? अभी तक नस्ट ने भी एडमिशन ओपन रखे हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि बच्चे प्रॉस्पेक्टस खरीदेंगे, एडमिशन कराएंगे, भला हम टेस्ट मर्जी रहे, लेकिन हमारे पास पैसे आते रहेंगे। क्योंकि एक प्रॉस्पेक्टस और ये एडमिशन फॉर्म जमा कराने में कोई आपका 3-4 हज़ार का खर्चा होता है। देखें यूनिवर्सिटी को मार्जिन कहाँ से मिलता है? 20,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया जिन्होंने एडमिशन फीस भरी, सिर्फ 1,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो बाकी 19,000 उनका प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस वक्त बैठे कि बच्चों को पैनिक रखें, हम कोई अनाउंस ना करें, बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते रहें, हमारे अकाउंट भरते रहें। मतलब हम तो इन चीजों के अंदर हैं। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चर पे जाता हूँ, तो मुझे इन चीजों का आइडिया होता है कि यूनिवर्सिटी इस तरह के काम करती हैं। खैर वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, ये चीजें बाद में हम करेंगे। अच्छा बच्चों, एरिया इंटू स्पीड, स्पीड की जगह बेटे मैं डिस्टेंस ओवर टाइम लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। और एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। दिस वॉल्यूम ओवर टाइम इज कॉल्ड फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। सर ये AX वॉल्यूम, हाँ जी, ये v की जगह मैंने लिखा है x ओवर t, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है। और बेटा इस फॉर्मूले को आप, वॉल्यूम क्या होता है कोई मुझे बताए? वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैस ओवर डेंसिटी। तो बेटे अगर मैं वॉल्यूम की जगह लिख दूं मैस ओवर डेंसिटी, तो ये डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एम ओवर टी। ये एम ओवर टी होगा मैस फ्लो रेट, इसको क्या बोलेंगे, मैस फ्लो रेट। तो बेटे अब आप देख सकते हैं मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया वॉल्यूम फ्लो रेट का, एक मैस फ्लो रेट कैसे निकालना है डेंसिटी ए वी से। इसका फॉर्मूला भी, इसका क्वेश्चन भी हो सकता है, इसका क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, इसका भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। पहले मुझे एक दफा ये कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद लास्ट में मैं आपसे इनके 1 बाय 1 बेटे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटे, इसके बाद ना हमारे पास मतलब मैं एक रैंडम क्वेश्चन करके आगे जाता हूँ, फिर मैं आपको बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट रैंडम क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पाइप का डायमीटर दूसरे पाइप के डायमीटर के डबल है, तो जिसका डायमीटर डबल होगा उसमें स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पीड। बेटे जरा देखें, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू 1/4 d2 स्क्वायर ओवर d1 स्क्वायर। d2 की जगह क्या आ जाएगा 2d1 और यहाँ पे आ जाएगा d1 स्क्वायर, तो बेटे यहाँ पर आ जाएगा 4d1 स्क्वायर ओवर d1 स्क्वायर। तो बेटे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, लेकिन उसने पूछा है v2, तो v2 किसके इक्वल होगा, ये 4 इधर आ जाएगा, v2 इधर चला जाएगा, तो v2 v1/4 हो जाएगा, v1/4। तो v2 जो है वो v1/4 के इक्वल होगा, मतलब जिसका डायमीटर डबल वहां पे स्पीड हाफ नहीं हुई बल्कि 1/4 हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं इन टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बर्नौलीज इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बर्नौलीज इक्वेशन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि जिस तरह बॉडीज में ऑलवेज एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इस तरह जब फ्लूइड फ्लो करता है तब भी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम always remains constant. Sum of all the energies per unit volume remains constant. बेटे इसमें ये P पता क्या है, this P is pressure energy per unit volume। आप बोलेंगे सर वो कैसे, ये देखें प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फॉर्मूला होता है PV। जब मैं PV को V से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा P। This P is basically what? This P is basically pressure energy per unit volume। This P is basically pressure energy per unit volume, जिसको हम static pressure कहते हैं, static pressure, ठीक है। इसमें ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर। बेटे अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं हाफ एम बी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मैस ओवर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो ये मैस और वॉल्यूम डेंसिटी नहीं हो जाएगा। सो ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, दिस हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, बताएं, mgh। अगर मैं mgh को v से डिवाइड करूं तो m ओवर v क्या हो जाएगा, डेंसिटी। दिस इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटे ये सारी एनर्जीज हैं, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दिस रो जी एच इज कॉल्ड प्रेशर विद द डेप्थ, जिसको आर्शिमीदेस प्रिंसिपल कहते हैं, रो जी एच। दिस रो जी एच इज कॉल्ड आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, प्रेशर विद द डेप्थ। अगर कोई आपसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे या काइनेटिक प्रेशर पूछे, उसका फॉर्मूला हाफ रो वी स्क्वायर है। अगर कोई आपसे स्टैटिक प्रेशर पूछे तो वो ये P है। इसमें ये तीनों प्रेशर हैं, ये स्टैटिक प्रेशर है, ये काइनेटिक प्रेशर है, ये प्रेशर विद डेप्थ है। अंडरस्टैंड, ये तीनों पॉइंट्स बेटे आप लोगों ने याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है। तो बर्नौलीज इक्वेशन ओवरऑल क्या कहती है, बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। मतलब कोई भी पाइप है आपके पास, जितना फिगर के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर उसकी अपर साइड पर होगा उतना प्रेशर, उतना सम ऑफ एनर्जीज उनका लोअर साइड पे होगा। ये वन का मतलब है कोई भी अपर साइड है
और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, कोई भी लोअर साइड है। ठीक है, हमारी बुक में इसकी फिगर बनी भी हुई है। अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना रहा। ये देखिए मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये इस तरह का पाइप है। तो इस पाइप में बच्चों ये देखें, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो जो सम ऑफ एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, जो तीनों का सम अपर जगह पे होगा वही तीनों का सम लोअर पे होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी फ्लो करके ऊपर से नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हाइट कम होने से पोटेंशियल कम हो जाएगी, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। बेटे यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं जिसका एमसीक्यू 2 दफा यूटी में पूछा गया है। अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल हो, अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल फ्लो, आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या होता है? बेटे हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले एंड की हाइट कुछ और है, यहाँ से इस वाले एंड की हाइट कुछ और है। हॉरिजॉन्टल फ्लो ये होता है, ये देखिए दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लो, जिसमें हाइट सेम हो रेफरेंस पॉइंट से। ये देखिए ये पाइप का वाइडर एंड है जिसका एरिया A1 है, ये पाइप का नैरो एंड है जिसका एरिया क्या है A2। अब इसकी भी हाइट सेंटर से वही है जो इसकी हाइट है। ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्लो, जिसमें हाइट सेम हो। ठीक है बेटे, जब हाइट सेम होगी तो ये हाइट वाला फैक्टर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये हाइट वाला फैक्टर यहां से एलिमिनेट होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इक्वेशन में से हाइट वाला फैक्टर निकल जाएगा जब मैं आपसे बोलूंगा हॉरिजॉन्टल फ्लो है। तो इस इक्वेशन को आपसे यूटी वालों ने पूछा था, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जो इसको आंसर कर गया समझो उसको ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर है। बच्चों मुझे बताएं, यहां पर एरिया A1 है, यहाँ पे स्पीड V1 है, और यहाँ पर ये नैरो एंड का एरिया क्या है A2, और यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे ये वाले इस जगह पे स्पीड क्या है V2। बताएं V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? V2 V2। जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, तो बेटे V2 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा होगा। V2 बड़ा है V1 से, तो बेटे जब V2 V1 से बड़ा है, अगर V2 V1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 माइनस P2 का आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों बच्चों? अगर ये वाला फैक्टर बड़ा है इस वाले फैक्टर से तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर का पॉजिटिव आना क्या शो करता है? P1 माइनस P2 का आंसर पॉजिटिव आना शो करता है कि P1 P2 से बड़ा है। P1 बड़ा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना शो कर रहा है कि P1 बड़ा है P2 से। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है V2 V1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर इज लो। लेकिन ये किस प्रेशर की बात हो रही है? स्टैटिक प्रेशर की। आप बोलेंगे सर ये स्टैटिक प्रेशर कौन सा होता है? बेटे जरा देखिए, मेरी बात सुने बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है आपने। आप बोलेंगे सर स्पीड के बढ़ने से तो हाफ रो वी स्क्वायर वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो ये बेटे ये काइनेटिक प्रेशर है। दिस हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक प्रेशर। इसमें ये वाला P स्टैटिक प्रेशर है। ये स्टैटिक प्रेशर स्पीड के इनवर्स है, काइनेटिक प्रेशर स्पीड के डायरेक्ट है। यहां पर मैं जो इस P की बात कर रहा हूं ये स्टैटिक प्रेशर। आप बोलेंगे सर ये स्टैटिक प्रेशर में और काइनेटिक प्रेशर में फर्क क्या होता है? बेटे अक्सर आपने सुना होगा कि गैस पाइपलाइन फट गई, वाटर पाइपलाइन फट गई, क्योंकि जब पानी किसी भी फ्लूइड में से गुजरता है ना तो पानी उसकी दीवारों पे प्रेशर लगाता है, उस पाइप की वॉल्स पे। दैट प्रेशर इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अगर आप देखें तो बुक ने यहां पर भी एक प्रेशर गेज लगाया है और यहां पर भी एक प्रेशर गेज लगाया है। तो जहां पर स्पीड कम है वहां पर स्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, और जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे स्टैटिक प्रेशर कम है। तो हमारी बुक ने, अगर हमारी बुक ये गेज दरमियान में लगाती तो फिर हमारी बुक काइनेटिक प्रेशर मेजर कर रही होती, लेकिन हमारी बुक ने ये गेज वॉल पे लगाया है क्योंकि हमारी बुक स्टैटिक प्रेशर मेजर कर रही है, वो प्रेशर जो दीवारों पे लग रहा है। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर इज लो। ठीक है बेटे, यूईटी में एक दफा सवाल आया था, जरा सुनिएगा,
ये देखिए, उस सवाल में मुझे एग्जैक्ट याद है, इस तरह की फिगर बनी हुई थी, एक पाइप ये था और इसके साथ वो क्या था, पानी इस पाइप से इस पाइप में आ गया, पानी इस पाइप से इस पाइप में आ गया। इस पाइप का एरिया A1 है और इस पाइप का एरिया A2 है। तो बेटे A2 किसके इक्वल है? A1 का आधा है। अगर A2 A1 का आधा है तो आप मुझे बताएं V2 क्या होगा फिर? V2 क्या होगा? V1 का डबल। मुझे मेरी बात तक पहुंच गए हैं ना? अगर एरिया, अगर ये वाला पाइप A2 है, अगर इसका एरिया A1 से आधा है तो यहाँ पर पानी की स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि एरिया स्पीड के इनवर्स है। और फिर इक्वेशन क्या बनेगी बताएं? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल फ्लो की इक्वेशन यही है ना? तो बेटे यहाँ पर V2 की जगह क्या आ जाएगा? 2V1 का स्क्वायर क्या होगा? 4V1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 1/2 हाफ V1 स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पर जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और बेटे यहाँ पे 2 माइनस 1/2 का आंसर आप निकालें, ये आएगा 2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 1, 3/2, 1.5 रो V1 स्क्वायर। ये आपका MCQ है जो यूईटी में 2 दफा रिपीट हुआ है कंसेक्यूटिवली। आपको पास पेपर में ये लाजमी मिलेगा, ठीक है? तो आपने ये वाला MCQ भी याद रखना है बेटे। अच्छा बेटे, लेक्चर एंड होने से पहले मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आपको ग्रुप के अंदर मैं सेंड करूंगा भी। एक आखिरी टॉपिक हमारा रहता है वेंचुरी रिलेशन में भी सेम यही फॉर्मूला भी होता है। ये देखो, वेंचुरी रिलेशन भी हॉरिजॉन्टल फ्लो के अकॉर्डिंग है। वेंचुरी रिलेशन भी आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। आप बोलेंगे इसमें सर V1 वाला फैक्टर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटे हमने बोला था कि V2 V1 से ज्यादा है, तो बेटे V1 वाला फैक्टर कम है, इसलिए उसने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो ये वेंचुरी रिलेशन का फॉर्मूला ये है, आपने याद रखना है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, ये काम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहां से भी सवाल आता है, टॉरिस-सेलिस थ्योरम। टॉरिस-सेलिस थ्योरम आपको क्या बताता है? बेटे प्लीज नेक्स्ट 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा। टॉरिस-सेलिस थ्योरम आपको स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताता है। टॉरिस-सेलिस थ्योरम आपको स्पीड ऑफ इफ्लक्स बताता है। आप बोलेंगे सर स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है? बेटे स्पीड ऑफ इफ्लक्स होती है, मेरे पास एक टैंक है, उस टैंक में एक छोटा सा ऑरिफिस है जिसमें से पानी बाहर आ रहा है। इस पानी के बाहर आने की स्पीड को बोला जाता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको हमारी बुक V2 कहती है, V2। ठीक है बेटे, टैंक की हाइट ये देखें, ये टैंक है, इस टैंक की हाइट h है, h। इस ऑरिफिस की बॉटम से हाइट स्मॉल h है, स्मॉल h। तो ये वाली रिमेनिंग हाइट क्या होगी बताएं? h माइनस h। हमारी बुक ने इसको लिया हुआ है H1, इसको बोला हुआ है H2, मैं कैपिटल H माइनस H बोल रहा हूँ। स्पीड ऑफ इफ्लक्स आपने प्रूव नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालने का फॉर्मूला 2g अंडर रूट H माइनस H। आपने ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें ये H माइनस H क्या है? बेटे बड़े ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। इसमें ये H माइनस H क्या है? हाइट अबव ऑरिफिस, हाइट अबव ऑरिफिस, ऑरिफिस से ऊपर की हाइट। अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं। मेरे पास 2 टैंक हैं। आपने, अगर आप में से कोई घर में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आज ही कर सकता है। आप 1.5 लीटर की पानी की बोतल लें, उसमें पानी पूरा भर लें, एक के मिड में सुराख करें, मिड में, और एक के बॉटम पे होल करें, बॉटम पे। आपने मुझे बताना है कहां से पानी के निकलने की स्पीड ज्यादा होगी, बॉटम से या मिड से? सेकंड केस प्रेशर ज्यादा होगा पानी का बॉटम पे। नहीं यार, प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रही बेटे। देखो, जितना ऑरिफिस बॉटम के करीब होगा उतना ये वाला फैक्टर हाइट, ये मैंने बोला है दिस इज हाइट अबव ऑरिफिस,
जितना हाइट अबव ओरिफेस ज्यादा होगा उतनी फ्लक्स स्पीड ज्यादा होगी, तो जितना बॉटम के करीब होगा ओरिफेस उतनी हाइट अबव ओरिफेस ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइट अबव ओरिफेस कम है, तो जितनी हाइट अबव ओरिफेस ज्यादा होगी उतना स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज्यादा होगा। तो आप घर में एक्सपेरिमेंट कर लेना, 1.5 लीटर वाली बोतल के मिड में होल करें और एक के बॉटम में होल करें, तो जो बॉटम वाला होगा उसमें से पानी के निकलने की स्पीड ज्यादा होगी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। हाँ जी, जो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हमारी बुक में स्पीड का फॉर्मूला तो है लेकिन रेंज का नहीं है कि पानी कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है बेटे, 1 मिनट रुकिएगा जरा। Two under root h2 into h1 minus h2. अच्छा बच्चों, ये रेंज का फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है। रेंज बेटे, रेंज का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पानी कितनी दूर जाके गिरेगा। स्पीड तो आप यहां से निकालेंगे, रेंज का फॉर्मूला ना मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ नहीं करवाता मैं आपको, क्योंकि प्रूफ आपने करने नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पे बेटे 2 आएगा, बेटे यहाँ पर हमारे पास आएगा एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, अब बेटे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना रेंज कहां पर ज्यादा होगी और रेंज कहां पर कम होगी ये हमें कैसे पता लगेगा। रेंज, अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड कहां पे ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर बॉटम पर स्पीड ज्यादा है, लेकिन रेंज कहां पर ज्यादा, मतलब पानी कहां पर ज्यादा दूर जाके गिरेगा, कहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो बेटे अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका टॉप के ऊपर है ओरिफेस, ऑन टॉप, बेटे अगर ओरिफेस टॉप पे होगा तो स्मॉल एच कैपिटल एच के इक्वल होगा। अगर ओरिफेस हमारा टॉप पर होगा तो ये वाली स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच हो जाएगा। अगर मैं स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच पुट करूंगा तो बेटे एच माइनस एच 0, रेंज 0 आएगी। बेटे अगर बॉटम पर होगा, बॉटम पर, अगर बॉटम पर होगा तो बेटे बॉटम के ऊपर ये स्मॉल एच 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल बॉटम पे होगा स्मॉल एच 0 होगा, फिर भी रेंज 0 हो जाएगी। बॉटम पर स्पीड ज्यादा है, बॉटम पर रेंज ज्यादा नहीं है। लेकिन बेटे अगर मैं मिड में देखूंगा ना, मिड में, तो बेटे मिड में एच और एच माइनस एच वाला फैक्टर, मतलब मिड में अगर आप इसका आंसर निकालेंगे ना, ऊपर जाते हुए भी रेंज कम हो रही है, नीचे आते हुए भी रेंज कम हो रही है, तो बेटे मिड पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज वाली बात हमारी बुक में हुई नहीं हुई, हमारी बुक ने सिर्फ हमें बताई है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो बेटे आपको ये रेंज वाले फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है सर बच्चों, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से कंसेप्ट से रेंज नहीं निकाल सकते, वो प्रोजेक्टाइल ही बनाता है वाटर। ये देखिए ना, रेंज बेटे होती है v मल्टीप्लाई बाय टी। आप इस v की जगह लिखें ये वाला फॉर्मूला, आप इस v की जगह लिखें ये वाला फॉर्मूला 2g अंडर एच माइनस एच, और t की जगह लिखें अंडर रूट 2y ओवर जी, 2y, और इस y की जगह आप h लिख लें तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने लिखा हुआ है। इसकी डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल मोशन से होती है। थैंक यू सर। ठीक है बेटे, तो बच्चों आप काइंडली पहले जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लेक्चर ना एंड हो जाए। सर टाइम में आपने क्या लिखा है? 2 अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? 2h ओवर जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम यहीं से निकाला था, y की जगह मैंने h लिख दिया, 2h ओवर जी। थैंक यू सर। बेटे पेज नंबर 1 है,